मौजूद है। इस वक्त हम चंदपुरा बसेठ में, और बसेठ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल महोदय भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए निश्चित रूप से एक जो बूस्टअप का काम करेंगे। यदि राज्यपाल किसानों के बीच उपस्थित होते हैं तो किसानों में एक मनोबल जो है उनकी है मजबूत होगी, मनोबल उनका बूस्टअप होगा। और इसके लिए जो है राज्यपाल महोदय खुद ही आ रहे हैं। और ख़ास करके जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मिलेट्स या फिर कहें श्री अनाज जो है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि मिथिला क्षेत्र में श्री अनाज की जो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है, अकौन है, मरुआ है, कई सारी वैरायटी है जो पहले हम लोग खाते थे। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ वो विलुप्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए युग में उन अनाजों की आवश्यकता महसूस हुई, और इसीलिए जो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं आज मिथिलांचल में पहुंच रहे हैं। और इस सभी को लाने का श्रेय जाता है संत कुमार चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए ना कि क्यों लग रहा है कि जो हमारा जो खान पान है वो सबसे बेस्ट था एक समय में, और धीरे धीरे जो है वो समय के साथ परिवर्तित होकर वो खत्म हो गया, और फिर वो पुराने जो समय का जो अनाज था उसे लाने की आवश्यकता है? देखिए, हमारे पूर्वज अक्सर कहा करते थे वो सही था, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार बदला। पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी कि खेती को, अन्नोत्पादन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे हमारे पूर्वज, क्योंकि उदर की पूर्ति अगर नहीं होगा तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वान के तरफ यानी वाणिज्य के तरफ आकर्षण ज़्यादा बढ़ता गया। तो जैसे जैसे हम खेती के तरफ से मुंह मोड़ करके हम वाणिज्य के तरफ बढ़े, तो जो उसमें अच्छे उत्पादन देने वाले जो श्री अन्न पहले हुआ करता था, मिलेट्स हुआ करता था, वो धीरे धीरे लुप्त होता गया। आपने सही कहा, विश्व में जितने भी मिलेट्स पाए जाते हैं उसका 33% मिलेट्स हमारे मिथिला में पाया जाता है। रामदाना, कोदो, जनेरा, बाजरा, आपका ये सामा, कौनी, अब सोचिए कितने तरह के मिलेट्स यहाँ पाए जाते हैं। और मड़ुआ, ये सभी अन्न शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह आपका ये लाभ ज़्यादा नहीं होगा तो आपका विकर्षण होता है, आप उधर से दूर होते हैं। ये धान गेहूं के उत्पादन करने में आज जितना लागत आता है, वापस अगर आप देखेंगे तो बहुत, या तो कुछ ज़्यादा करके आता है, या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जितना लागत होता है वो भी नहीं मिल पाता है। एक खुशी की बात है, मैं अपने किसान भाइयों को, युवाओं को और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान भाई बहनें, माताएं सभी मिलेट्स के तरफ, श्री अन्न के तरफ आकर्षित होंगे तो उन्हें 10 गुनी, 5 गुनी, कई गुनी ज़्यादा उन्हें आय बढ़ेगा। जैसे कि रामदाना अगर हम कहीं भी भेजते हैं तो जितना लागत आता है उसका 20 गुनी ज़्यादा प्राइस मुझे मिलता है। आप मड़ुआ की खेती करें तो आप देखिएगा कि धान चावल से 20 गुनी, 10 गुनी महंगा वो बिक रहा है। तो जब आपकी माली हालत सुधरेगी तो आपका आकर्षण कृषि की तरफ बढ़ेगा। दूसरी बात, आजकल इतने खाद बीज में जो कि पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके कारण अन्न की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी ह्रास हुआ है, गिरावट हुआ है। तो अगर हम श्री अन्न के तरफ आकर्षित होंगे तो मुझे न तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी, केमिकल फर्टिलाइज़र की, न तो पेस्टिसाइड की आवश्यकता होगी, कम लागत में किसानों को ज़्यादा आय होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने 2023 में यूनाइटेड नेशन के माध्यम से एक निवेदन किया कि इस बार मिलेट्स ईयर मनाया जाए। पूरे विश्व ने उसके गुण को समझ करके, पूरे विश्व ने बड़े ही हर्षोल्लास से एक्सेप्ट किया और मनाया। अब मिलेट्स शब्द एक ऐसा है जिसको ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये भारत का शब्द है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो शब्दांकन था वो दिया श्री अन्न। श्री अन्न शब्द का जब भी
कोई उच्चारण करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि भारत का है। तो इस वर्ष 2024 हम लोग श्री अन्न के रूप में 2024 को मना रहे हैं, और ये कितना अच्छा संयोग है जब हमारे देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 25 वर्ष के बाद हमने रजत जयंती मनाई, 50 वर्ष के बाद हमने स्वर्ण जयंती मनाया, और 75 वर्ष पूरा होने के बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव में एस.के. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसेट, शंकर नेत्रालय मधुबनी, वेदमती भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चांदपुरा बसेट मधुबनी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, राज्य सरकार बिहार, सबके सहयोग से जो हम एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ किए हैं। पहले हम 2023 से हमारी संस्था इस तरह का आयोजन करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 5 वर्षों से ये देखा गया है कि मधुबनी जैसे छोटे शहर में, चांदपुरा बसेट जैसे छोटे गांव में 25 से 30, 40 देश के लोग आ जाते हैं। तो आप भी समझते हैं, इस चैनल के माध्यम से लोग अप्रिशिएट करेंगे कि कोई एक आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो विश्व के कोने कोने से विद्वानों को, कृषि विशेषज्ञों को, कृषि वैज्ञानिकों को, अतिथियों को ला करके जो यहाँ इकट्ठा किया जाता है, किसान गोष्ठी, किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी, शिक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर, इस सब का आयोजन करने से हमारे हजारों लाखों लोग लाभान्वित होते हैं, और समाज से भी मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है, जिला प्रशासन से काफ़ी सहयोग मिलता है। मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, मिथिलावासियों को, हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सभी नागरिकों को, कि आप सबका इसी तरह का सहयोग मिलता रहा तो भविष्य में भी इस तरह का महा आयोजन होता रहेगा। और सौभाग्य की बात है, जैसा कि आपने कहा, कि इसके महत्व को देखते हुए हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी स्वयं पधार रहे हैं। उनके करकमलों से उद्घाटन होगा। रसिया जो विश्व का महाशक्ति में से 2 में से एक है, उसके ट्रेड कमिश्नर प्रोफेसर ग्रिवाय एवगेनी स्वयं अपने दलबल के साथ पधार रहे हैं, और 40 देशों के वैज्ञानिकों, विद्वानों का यहाँ एकत्रित होना ये अपने आप में एक अजूबा है और काफ़ी लाभप्रद होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नए युवा पीढ़ी हैं काफ़ी विमुक्त होते जा रहे हैं, काफ़ी दूसरे फील्ड में ज़्यादा स्कोप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में आप कितना स्कोप देखते हैं, या फिर आपके ट्रस्ट के द्वारा जो एजुकेशन दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो कितना रोजगार पैदा कर पा रहा है? देखिए, शिक्षा समाज की जननी है। शिक्षित होना ये तो आवश्यक है ही। शिक्षा तो किसी भी क्षेत्र में अगर लिया जाए, शिक्षा है क्या? विशिष्ट ज्ञान है। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं तो नई नई चीज़ सीखते हैं। लेकिन कृषि समाज का सबसे पहला आवश्यक है। अगर कृषि पर हम लोग जोर नहीं देंगे तो हम एक वस्त्र को अनेकों दिन पहन सकते हैं, लेकिन आज अगर हमने कुछ उदरपूर्ति किया है तो कल पुनः हमें उदरपूर्ति के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। अब जो मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि असल जो नवयुवक हैं वो जो विमुक्त हुए हैं, उनका कारण है जो आय का घटना। कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें पहले लागत कम था, उपज ज़्यादा होता था। अब क्या हो गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से जमीन का जो पैदावार था वो धीरे धीरे घटा है। जमीन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसीलिए ग्रीन मैन्योर के तरफ हम लोग आकर्षित कर रहे हैं किसानों को। दूसरा क्या हुआ है कि जो पहले जिसको कैश क्रॉप्स कहते हैं, देखिए किसी भी इंसान को अगर जिसमें घाटा होगा उधर से लोग विमुख होता है, जहां लाभ होता है उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो पहले कम लागत में आय ज़्यादा होता था। अभी क्या हुआ, फर्टिलाइजर की आवश्यकता, इरिगेशन की आवश्यकता, पहले बारिश अच्छी होती थी, अब बारिश का अभाव है।
तो लागत ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए जो हमारी संस्था है SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसेट, जो भारत सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है, यहाँ पर इस तरह का आयोजन इसीलिए करते हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़े। वो बढ़ेगा ऐसे अनाज के उत्पादन से जिसके उत्पादन में खर्च तो कम आएगा लेकिन आय ज़्यादा होगा। जैसे ही आय ज़्यादा होगा हम मिलेट्स की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे हमारे जो पूर्वज कहते थे उत्तम खेती, फिर से युवा वर्ग कृषि की तरफ आकर्षित होंगे और फिर से वो खेतीबाड़ी में अपना ध्यान बटाएंगे। आपको मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, रिलायंस पहले कपड़े बनाता था, पावर में था, पेट्रोकेमिकल में था। आज आप देख लें अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, सिंघानिया हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, हजारों हजार हेक्टेयर जमीन लेकर के पैदावार शुरू कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग इंडस्ट्रीज में थे, जो लोग ट्रेडिंग में थे, वो लोग भी कृषि के तरफ आकर्षित हुए हैं। तो कुछ तो कारण होगा। कारण एक ही है, कोई भी बिजनेसमैन घाटे का काम नहीं करता है, मुनाफे का करता है। उसको देख करके अब हमारे युवा वर्ग भी आकर्षित होंगे। हमारी जिस तरह की संस्था है उस तरह की संस्थाएं जब युवाओं में ये ज्ञान देगा, नई नई तकनीक देंगे, नई नई विधि बताएंगे, नया नया उनको जानकारी दे करके ये कन्विंस करेंगे कि खेती में कितना आपको फ़ायदा है और क्या करने से फ़ायदा है, ये दोनों का ज्ञान जब हो जाएगा, पुनः मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारे युवा फिर से कृषि की तरफ आकर्षित होंगे। तो क्या आने वाले समय में आप कॉलेज एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और यूनिवर्सिटी भी देने जा रहे हैं? जी, हमने कहा है और हमने इस पर कार्य भी प्रारंभ, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। देखिए, मैं मिथिला का पुत्र हूँ। मिथिला ने मुझे जन्म दिया चांदपुरा गांव में, और आज देश के 7 राज्यों में हमारे 51 संस्थान कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में कार्यरत है, जो देश की सेवा में है समर्पित। जो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैंने डिसाइड किया है और काम भी करना प्रारंभ कर दिया हूँ कि इस क्षेत्र में मैं कृषि पर आधारित महाविद्यालय खोलने जा रहा हूँ, यहाँ विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूँ। एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होगा और एक पॉलिटेक्निक की भी आवश्यकता है जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। जल्द ही इन समाज को ये भेंट दिया जाएगा जिससे हमारे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। बहुत ही सुंदर सा उदाहरण उन्होंने दिया कि एग्रीकल्चर कितना बेनिफिटेबल है। इसका उदाहरण अडानी और अंबानी का एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना आपको दिखाता है। और हमारे जो मिथिलांचल की जो मुख्य खेती है, श्री अन्न कह लीजिए या फिर आपको जो पुराने पैटर्न की खेती है उसके तरफ लौटने से किसानों को फ़ायदा होगा। और इसी के ऊपर में बड़ा सा सेमिनार आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी मिलते हैं, 9, 10 और 11 3 तिथि है निर्धारित, और तीनों दिन आप आके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो ज्ञान है वो अर्जित कर सकते हैं। मिलेंगे 8, 9, 10 और 11 को। तब तक